दोस्तों, पिछले दिनों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री की एक क्रैश लैंडिंग में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अमेरिकन सैंक्शंस के बाद ईरान ने जो फैसले किए, साथ ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके अलावा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो हमास के जरिए ईरान की एंट्री हुई, उनकी वजह से, उनके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटना घटी है और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का हाथ होने पर भी कॉन्स्पिरेसीज अभी चल रही है। हकीकत क्या है क्या नहीं है, इस पर अभी रिपोर्ट्स आएंगी, अभी पता चलेगा, इंक्वायरीज होंगी, तब हम जान पाएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक पावर स्ट्रगल क्रिएट हो गया है ईरान में। और वो पावर स्ट्रगल, उस पावर स्ट्रगल से निकल करके जो व्यक्ति ईरान की सत्ता संभालेगा या वहां के पावर कॉरिडोर्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा, उसके व्यक्तिगत संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होंगे, भारत के प्रति उसकी पॉलिसीज कैसे बदलेंगी, और चाइना, रशिया और अमेरिका को लेकर के ईरान की क्या पॉलिसीज रहने वाली हैं, और क्या हार्डलाइनर तरीके से हट करके थोड़ा सा लिबरल तरीके से ईरान के आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंट्री हम देख सकते हैं, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, और ईरान के राष्ट्रपति जो अभी गुजरे हैं इब्राहिम रईसी, क्या उनकी पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी या अब थोड़ा सा रुख में परिवर्तन आएगा ईरान के भी। इन बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति थे, उनका एक हल्का सा उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं, उसके बाद हम जो आने सब्सिक्वेंटली जो भी हमारी चर्चा के बिंदु होंगे उन पर एक एक करके आएंगे। तो इब्राहिम रईसी एक ट्रेडिशनल हार्डलाइनर थे बेसिकली, तो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे अपनी पॉलिसीज में। और दो तरीके की धाराएं हैं, आप जानते हैं, एक थोड़ा सा लिबरल धारा होती है, कंजर्वेटिव्स होते हैं। तो इब्राहिम रईसी जो थे वो कंजर्वेटिव थे, पुराने कानूनों को लागू करने में, या जो सुप्रीम लीडर अतउल्लाह अली खोमेनी के साथ उनका लॉन्ग रिलेशन रहा था, उनसे जो उन्होंने आइडल्स ग्रहण किए थे उनको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। 2017 में प्रेसिडेंट के लिए रन किए थे, लेकिन हसन रूहानी से हार गए थे। उसके बाद 2021 में वो जो रिफॉर्मिस्ट लीडर थे मोहसिन मेहरालजिदे, उनको हरा करके सत्ता में आए थे, राष्ट्रपति बने थे। और उसके बाद से क्या काम कर रहे थे, इस्लामिक लॉ और जो हार्ड कोर प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ पर इस्लाम में है, तो इस्लाम के जो रिलीजियस कानून है उनको लागू करना या उनके तरीके से शासन को चलाना, इस बात की तरफ उनका ज़्यादा जोर रहता था। 1960s में वो पैदा हुए थे, अराउंड 64-65 ईयर्स के अराउंड उनकी उम्र रही होगी। तो कंजर्वेटिज्म ईरान में वो लोग लेकर के आ रहे थे। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि भाई हमारे जो पुराने कानून है ना, जो शिइज्म, दो है, शिया और सुन्नी। तो ये शिया को मानने वाले थे और इन्होंने अपने रिलीजियस कोड को लागू करना, कि वहाँ पे कैसा पैराहन होगा, कैसे टेक्स्ट पढ़े जाएंगे, किस प्रकार से देश का वित्त चलेगा, ये जो सारे फैसले होते हैं ये कई बार धर्म के आधार पर लिए जाते हैं। तो ये शिइज्म पर फैसले करते थे सारे वेस्टर्न, जो वेस्टर्न का इंपीरियलिज्म था, देशों पर कब्जा करने की वेस्ट की एक बहुत होड़ रही है पिछले सालों से, या वेस्ट अलग अलग तरीके से देशों में घुस करके वहाँ की सत्ता को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, चाहे वो वेस्टर्न आइडियाज़ के थ्रू हो, वेस्टर्न ड्रेस कोड्स के थ्रू, वेस्टर्न फूड्स के थ्रू हो, सिनेमा के थ्रू हो, जैसे भी एक देश के माइंड के ऊपर अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो उसके खिलाफ थे। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को बिल्कुल सिरे से नकारते थे, आधिपत्य को भी नकारते थे और कल्चरल डोमिनेंस को भी नकारते थे, क्योंकि कंजर्वेटिज्म में ये भरोसा करते थे। और उसके अलावा जो पुअर पॉपुलेशन है वो इनका बहुत साथ देती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर शिक्षा का स्तर कम होता है वहाँ पर ऐसे कंजर्वेटिव आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है, और शायद इस वजह से इनको ये पुश मिल रहा था। दूसरा धड़ा जो है ईरान में वो रिफॉर्मिस्ट्स का है, जो चाहते हैं कि हम क्रांति का सहारा लें, जो ऑपरेशन जनता के ऊपर हो रहा है उससे उनको छुटकारा दिलाएं, थोड़ा सा लिबरल पॉलिसीज बने, सोशलिस्ट पॉलिसीज बने, महिलाओं को उनके अधिकार मिले, सिविल सोसाइटी को अधिकार मिले, और आम तौर पर ह्यूमन राइट्स जिनकी कोई बात नहीं करता वो सोसाइटी को मिले। तो ये दो धाराएं उनकी थी। फिर तीसरी धारा भी होती है, सेंट्रल पॉलिटिकल थीम होती है, उसमें दोनों के थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म आ जाता है, थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट आ जाता है, और वो दोनों मिलकर के सरकार चलाने का, या दोनों के थोड़े थोड़े सिद्धांत लेकर के अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो थे इब्राहिम रईसी जो थे वो कंजर्वेटिस्ट थे, है ना, वो बहुत ही रूढ़िवादिता में मानते थे। आप जानते भी होंगे रूढ़िवादिता के क्या सिद्धांत होते हैं। तो अभी करंट बैलेंस ऑफ पावर क्या है, अभी करंट बैलेंस ऑफ पावर ये है कि जो ईरान का पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो कंजर्वेटिज्म की चपेट में आ चुका है। यानी कि रूढ़िवादी लोग जो हैं, जो जैसे ईरान की और अमेरिका की लगातार जो टसल चलती रहती है वो इसीलिए होती है क्योंकि आप देखिए कि एक पूरा लिबरल सोसाइटी है और दूसरा
कंजर्वेटिस्ट सोसाइटी है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि एक सोसाइटी ज्यादा अच्छी है दूसरी सोसाइटी से, एक विचार ज्यादा अच्छा है दूसरे से, लेकिन हाँ, लोगों को अपने पूरे पोटेंशियल को एक्सेस करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि कंजर्वेटिज्म में कई बार आप नहीं कर पाते हो। तो अमेरिकन डोमिनेंस ईरान के ऊपर कई सालों से नहीं आ पा रहा, इसके कारण शायद परेशानी झेल रहा है ईरान, क्योंकि सैंक्शंस भी उसके ऊपर लगे हुए हैं। और मोहम्मद खातमी, जिनके अंतर्गत 1997 से 2005 के अंतर्गत जो सत्ता चला थे, रिफॉर्मिस्ट थे, उसके बाद से लगातार कंजर्वेटिस्ट जो हैं वो पावर में बने हुए हैं। एक रेजिस्टेंस इकोनॉमी है। इसके अलावा रशिया और चाइना के साथ ये लोग ज्यादा कॉपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज वो भी सेम तरीके की सोसाइटी मानी जाती है। ये इकोनॉमिक इश्यूज पर लगातार वेस्टर्न सैंक्शंस को उनके ऊपर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उनको उनके डोमिनेंस को खारिज करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो बेसिक दोनों के बीच की लड़ाई है वो ये है कि ये कंजर्वेटिस्ट होने के कारण वेस्टर्न कंसेप्ट्स को, वेस्टर्न लिबरलाइजेशन को अपने यहाँ लागू नहीं होने देना चाहते, इसीलिए इन पर सैंक्शंस लगे और इसीलिए सारी समस्याएं शायद पैदा हो रही हैं। अगर यहाँ पर लिबरल लोगों की सरकार होती तो शायद अमेरिका भी थोड़ा सा पुश देता ईरान के मामले में, जो कि नहीं दे रहा है। तो क्या इनकी अथॉरिटी थी और क्या ये प्रेसिडेंट होकर के इनकी क्या पावर्स थी और कैसे काम कर रहे थे? तो ऑलरेडी जो सुप्रीम लीडर होता है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। सुप्रीम लीडर माने के एग्जीक्यूटिव हेड आप उसको कह सकते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट तो होता ही है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट तो होता है, जैसे हमारा पीएम होता है उस तरीके से सुप्रीम लीडर उनका होता है। उसके बाद राष्ट्रपति आता है, कमांडर इन चीफ होता है सुप्रीम लीडर, तीनों सेनाओं का, जो हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, जितनी सेनाएं हैं उसके हिसाब से उनका लीडर होता है, मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। और जो गार्जियन काउंसिल होती है, यानी कि जैसे उनकी जो लोकल काउंसिल्स होती हैं, उनको ये बहुत इंपैक्ट करता है। उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, जो इब्राहिम रईसी थे। ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेतु का काम करते हैं। भाई एग्जीक्यूटिव जो उसको बताते हैं कि अच्छा लेजिस्लेटिव ये चाह रही है, और फिर आपस में टू एंड फ्रो जो कम्युनिकेशन होता है वो इनके तरफ से होता है, और ये उसमें मीडिएटर का काम करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ये है। उसके अलावा जो मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं और फॉरेन पॉलिसी में की डिसीजंस लेते हैं। अब हम अपने इशू पर आते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने डिसीजन लिए वो शायद इनकी मृत्यु का कारण भी बने। क्योंकि जो लोग कॉन्स्पिरेसीज की बात करें, हम कॉन्स्पिरेसीज की बात नहीं कर रहे, बिकॉज हमें अभी पता नहीं है कि ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या खराबी थी। और शायद कई लोग ऐसा जो मान रहे हैं कि यूएसए के ऊपर जो डिसीजंस थे या इसराइल के ऊपर जो डिसीजन थे, हमास को लेकर के इनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने इनकी जान ली और इनके फॉरेन जो मिनिस्टर थे उनकी जान ली। क्योंकि बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी बहुत लोगों को। जो वेस्टर्न पावर्स है उनको तो खासकर हो ही रही थी ईरान के मामले में। उनकी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है उस पर इनका बहुत टफ स्टैंड था, जिसकी वजह से लगातार ईरान हिट लिस्ट में रहता था, वेस्टर्न पावर्स के भी और अपने एरिया के अंडर भी। तो रईसी की जो अचीवमेंट्स थी वो ईरान और सऊदी की डील रही, और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको गैदर करने में, उसको स्पीयर हेड करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों चीजें क्या है, हम पहले बात कर चुके हैं। ईरान सऊदी डील इतने वर्षों से जो ईरान और सऊदी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स लगातार चलते रहते थे, जिसके कारण से ये जो पूरा जोन था ये कहीं ना कहीं टर्मोइल में या कन्फ्लिक्ट्स में रहता था। तो ईरान और सऊदी की डील होने के बाद से ये कन्फ्लिक्ट्स लगातार कम हुए हैं, और जितने भी इनके इंटरनल असंतुष्टियां हैं वो तो लगातार बनी रहती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई मेजर कन्फ्लिक्ट हमें उसके बाद देखने को नहीं मिलता। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी ऐसा ही ग्रुप है, वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट या उनके इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, उनके जो डोमिनेंट पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट, या सैंक्शंस जो लगातार कर देते हैं उनके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस करने वाला इनको पीस चाहिए। तो वो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो यही है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इब्राहिम रईसी की। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, क्योंकि वो थे ही, है ना। उनका जाना, देखिए पर्सनली आपको भले ही कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर बहुत मेजर प्लेयर ईरान बनने वाला है बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्स। ठीक है, तो बहुत जल्दी उनके न्यूक्स उनके पास होंगे, और उसके बाद जो फैसले वो करेगा वो शायद बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, बिकॉज इतने सालों से अमेरिका के सैंक्शंस वो लोग झेल रहे हैं। तो शायद उनके फैसले बहुत रेडिकल भी हो सकते हैं, है ना। रईसी को कंजर्वेटिस्ट होना पड़ा क्योंकि सुप्रीम लीडर जो है वो लिबरल हो सकता है। इब्राहिम रईसी चूंकि पूरे आजीवन उन्होंने उस प्रकार की पॉलिटिक्स की है, फॉरेन पॉलिसी के समर्थक रहे हैं, तो वो वैसा नहीं कर पाए। सुप्रीम लीडर हो सकता है। जो हुसैन अल मंजारी थे वो लिबरल थे, और खोमेनी के सक्सेसर उनको माना जाता है। अभी इब्राहिम रईसी को भी कुछ सालों पहले सक्सेशन माना जा रहा था। ठीक है, तो रईसी की जो डेथ हुई है उसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रोटेजे हैं, उनके जो प्रोटेजे हैं, प्रोटेजे मतलब आप जिसको एक तरीके से गार्ड करते हैं,
या अपना उत्तराधिकारी चुनने वाले होते हैं, तो उसको आप प्रोटेजे कहते हैं। तो रईसी की डेथ के बाद ये कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल सामने आएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा, इसको समझाने के लिए दो पावर स्पीयर हेड्स होते हैं। देखिए, जो उनका प्रेसिडेंट है और फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों ही, तो एक तरफ यूएस से होगा, एक तरफ चाइना और रशिया होंगे, जो ये लगातार चाहेंगे कि ईरान में कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता संभाले जो उनके पक्ष में पॉलिसीज बनाए या उनकी तरफदारी थोड़ी सी करे, बिकॉज ईरान आज भी तेल का एक भंडार है, सैंक्शंस का सामना कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा लीडर आता है जो कोई भी डील करके, कुछ भी नेगोशिएशन करके अगर ईरान को इस टर्मोइल से बाहर निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न पावर्स, तो यूएस से इसमें इंटरेस्टेड होगा। और निश्चित तौर पर यूएस से इस बात को इंश्योर करेगा कि कोई ऐसा आदमी आए यहाँ पर जो उनकी थोड़ा सा मदद कर सके फॉरेन पॉलिसी के मामले में। और फॉरेन मिनिस्टर भी, चाइना और रशिया दोनों इस बात के लिए बहुत उतारू होंगे, क्योंकि ईरान आपको एक्सेस देता है टू द सी, और चाइना, और हालांकि चाइना तो लैंडलॉक नहीं है, लगता है यहाँ भी, बट स्टिल एक जो मिडल ईस्ट का आपको रास्ता देने वाली कंट्री है वो ईरान हो सकती है। उसके अलावा यूएसए की जो प्रेजेंस मिडल ईस्ट में होनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस ईरान हो सकता है। अभी तो हालांकि दोनों के बहुत खराब संबंध हैं, लेकिन यूएसए बिल्कुल चाहेगा कि यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना करके रखी जाए। तो इमीडिएट रेटिफिकेशन क्या होगा रईसी की डेथ का, क्या उसका फर्क पड़ेगा? सिंपल अगर शब्दों में हम कहें तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो मोहम्मद मुखबर है, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। जैसे भारत में व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोअर लेवल्स पर, तो उस प्रकार से यहाँ भी है। ये गए हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इनके आ गए, तो 50 दिनों तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा, और जो कंजर्वेटिस्ट्स हैं उनको पावर में बनाए रखने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं, और कंट्रोल जो है वो कंजर्वेटिस्ट्स के हाथ में भी है। तो लगातार वो सत्ता में रहेंगे, या जैसा भी उनकी पॉलिसी में की वही इंश्योर करेंगे ईरान को आगे भी, है ना। तो उनकी जो फॉरेन स्टांसेस थे वो क्या थे, और क्या उनको कंटिन्यू किया जाएगा, इस बात पर सवाल है। क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति, दो बड़े बड़े व्यक्ति, फॉर आप आज सोचिए भारत के अगर फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अगर कुछ होता है तो कितनी बड़ी घटना ये होगी, है ना। तो यहाँ अगर ये ऐसी चीज हुई है तो मिडल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। और पॉलिसी लेवल पर क्या चेंजेस होंगे उसके लिए सारा काम चल रहा है, उसी के लिए सारा इतना सब कुछ हुआ है। कंटेक्स्ट और टाइमिंग अगर देखें तो रीजनल पीस टॉक तो चल ही रही थी, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं उनका ये कहना है कि ईरान की कुछ पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ऐसा हुआ। उन पॉलिसीज में न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा है, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। 85% प्योरीफाइड यूरेनियम है उनके पास, तो कितना जल्दी वो बना पाते हैं दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत जल्दी बना लेंगे। उसके बाद हार्डलाइनर अगर वहाँ पर सरकारें रहती हैं तो उनके क्या फैसले होंगे, ये चिंताजनक बात होगी। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो रशिया का सपोर्ट किया ईरान ने, वो एंटी यूएस और एंटी वेस्ट स्टैंड को दिखाता है। और अमेरिका कभी भी इस बात को पचा नहीं पाता कि कोई छोटा देश, मिडल ईस्ट का देश, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली बैकवर्ड जिसको मानते हैं, वो देश इतना उनके अगेंस्ट स्टांस ले सकता है और उनके ओपोनेंट को फेवर कर सकता है। ये पचा नहीं पा रही है शायद बात यूएस से, इस वजह से इनको डोमेस्टिक प्रोटेस्ट बहुत होते थे, है ना। जो माशा अमीनी की डेथ हुई थी 2022 में, उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, ईरान लगातार खबरों में रहता था। और जो शिया सुन्नी डिवाइड इनका लगातार चलता है उसको लेकर के लगातार रईसी रईसी तो नहीं, खैर उनकी पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वही टारगेट पर आ गई थी एक बार तो। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में हमास को सपोर्ट किया, है ना। और जो इनके पायरेट्स के थ्रू जो इन्होंने वहाँ सी में जो भी घटनाएं करवाई, भारत के भी कई बार जहाज पकड़ लिए जाते हैं, अभी पिछले भी ईरान के कुछ पायरेट ग्रुप्स थे उन्होंने भारतीय जहाज़ों को पकड़ा। तो ऐसी स्थितियां लगातार विद्यमान रहती हैं, उनकी वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बैकलैश का सामना करना पड़ता है। रीजनल ग्रुप्स में जो हिजबुल्ला को ये समर्थन करते हैं, हुथीज को समर्थन करते हैं और हमास को समर्थन करते हैं। अभी अभी मैंने आपसे कहा हमास, हुथी और हिजबुल्ला, तो ये तीनों एक तरीके से आतंकवादी समूह आप इनको कहिए, इनका समर्थन ईरान करता है। और जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको वॉश आउट करने की कोशिश करता है। भारत भी अभी पीछे हुथीज ने जब अटैक किया था तो भारत के भी 2-3 शिप्स पकड़ लिए गए थे, फिर भारत ने उनको छुड़ाया जैसे तैसे करके। तो ईरान के भारत के साथ तो संबंध ठीक है, लेकिन भारत ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहा ईरान को अमेरिका के अगेंस्ट जा करके, बिकॉज इंडिया हैज लार्जर इंटरेस्ट। लेकिन ईरान टिपिकली अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है और सारे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको फंड करता है, बैक चैनल से फंड करता है, और उनको यूएस से, इसराइल और जो बाकी वेस्टर्न पावर से उनके अगेंस्ट रखता है, इंपीरियलिस्ट पावर है उनके अगेंस्ट रखता है।
भारत के साथ रईसी का कैसा संबंध था? तो निश्चित तौर पर बहुत क्लोजली कनेक्टेड दोनों थे। और जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 में, वहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी और रईसी भी मौजूद थे, उनके राष्ट्रपति, उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। उसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो कहने की बात यह है कि अब उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद क्या पावर सिनारियो है, ये हमने बात कर ली। उनके बैकग्राउंड की बात की, वो किस पार्टी से आते हैं, किस प्रकार की विचारधारा है, भारत के साथ संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मृत्यु को लेकर के क्या भावनाएं हैं, वो हमने बात करी। ये थोड़ा सा इंटरनेशनली अगर आप देखना चाहिए, इंडिया के ईरान के साथ जो इंटरनेशनली पुराने संबंध जो रहे हैं, तो उनको आप एक स्निपेट में देख सकते हैं। बहुत ही एक एक लाइन की जानकारियाँ, बहुत फैक्चुअल जानकारियाँ हैं। तो 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, 2001 में तेहरान डिक्लेरेशन हुआ था, 2003 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था भारत और ईरान के बीच में। बायलैटरल टाइज को सुधारने के लिए 16 में विजिट भी किया था पीएम मोदी ने, और रूहानी 2018 में भारत आए थे। अब वेस्टर्न सैंक्शंस उसके बाद जब लग गए, तो भारत लगातार मुखर नहीं हो पाए ईरान के लिए, ये चैलेंज है, और उसके कारण शायद ईरान को भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है? तो सुप्रीम लीडर के साथ भारत को तालमेल बना करके चलना होगा। इंटरनल पावर डायनामिक्स में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पावर गेम्स हो रहे हैं, उसमें देश को अपना मसला खुद सुलझाने या समझने देने का मौका देना चाहिए। ठीक है, ये थी बात। तो आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा सिचुएशन ईरान पर भी, और ईरान को लेकर के क्या भविष्य है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, या राष्ट्रपति की हत्या मृत्यु जो भी हुई है वो क्यों हुई है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ईरान के साथ संबंध कैसे सही रहे, या कंटेक्स्ट क्या है पूरी बात का, वो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अनअकैडमी के समाधान है कुछ। क्या है समाधान? 15 मंथ यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लोवेस्ट एवर प्राइस पर अभी आपको मिल रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। और आरंभ बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, 18 मई से हो चुका है। और उसके अलावा जो ट्रायम्फ बैच है इंग्लिश के लिए, वो 30 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोवेस्ट एवर प्राइस पर अगर आपको इसे अभी लेना है तो अभी लीजिए, या अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जब भी आपको ठीक समय लगे तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी के लिए, वो हमारा लोवेस्ट एवर प्राइस पर इज 99, ये आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, अभी करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट्स में लिंक होगा, आप जाइए, वहाँ से आपको पूरा ये एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा सी साइड जो एक समस्या है, उसको सुधारने के लिए एम के सर है, ओनली 1999 ये प्राइस है हमारे सी सेट बैच का। ऑनलाइन स्टोर में भी अवेलेबल है, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है उसके साथ, और इसमें टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा UAIPMT हमारा है, अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, अभी इनरोल कर सकते हैं, 26 मई से है। तो इसमें ज़रूर आइए, बैठिए और खुद का अपना रैंक चेक करिए कि कहाँ हैं अपने कंपनी के, आपके साथ, उनके साथ आपका कैसा है। ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत देखने के लिए।